देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमटी शुरू होने वाला है और कल आपका पहला पेपर है एमटी का जिस आईबी का, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। तो उसका जो छोटा सा एक ओवरव्यू है मैं आपको बताऊंगा। यूनिट 1 का अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये यूनिट 1 का पूरा वीडियो है। तो पहला एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन। आपको जानना है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, वैश्वीकरण है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब दैट हाउ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वेयर इंटरकनेक्टेड इनटू वर्ल्ड। मतलब एक ऐसा टर्म है जो कि आपको बताता है, ये इसे इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए कि कैसे ट्रेड, व्यापार और टेक्नोलॉजी संसाधन जो है वो एक दूसरे से इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कनेक्टेड है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट। ये एक प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके की माध्यम से, जिसके की थ्रू मतलब लोग, कंपनी और गवर्नमेंट को एक जगह पे लाया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है, इंटरेक्ट होते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, बांधते हैं एक दूसरे से। देखिए इसके तीन, अब दूसरा जो इसका पेज है उसका 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। 3 तरह के ग्लोबलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि कंट्री दैट ट्रेड विथ मेनी अदर एंड हैव फ्यू ट्रेड बैरियर्स एंड इकोनॉमिकली ग्लोबलाइज्ड। मतलब कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हम उस कंट्री को कहेंगे जो कंट्री दैट ट्रेड्स विथ मेनी अदर, जो कि अपना व्यापार दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे देश के साथ करता हो, ठीक है, जिसमें कि बहुत कम बैरियर हो, जैसे कि यूएस है, चाइना, इन सब में तो सब इकोनॉमिकली ग्लोबलाइज है। क्यों? क्योंकि इनमें ट्रेड करना आसान है। इनका जो रूल रेगुलेशन बनाया गया वो ऐसा बनाया गया कि दूसरे देश के भी लोग आकर के वहाँ काम कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है। ये है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है सोशल ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन एंड थ्रू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। मतलब सोशल ग्लोबलाइजेशन हम तब कहेंगे, सोशल ग्लोबलाइजेशन हम उसको कहेंगे जिस कंट्री में, या जब कंट्री आपस में उनके इंफॉर्मेशन और उनका जो आइडियाज़ है वो ईजिली इंफॉर्मेशन जो है शेयर हो सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। जैसे कहीं भी बैन नहीं है, अब यहाँ पे हम कुछ सोच रहे हैं, अगर हम यूट्यूब के माध्यम से हम चाहें तो अपने इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो ये है सोशल ग्लोबलाइजेशन। Third is political globalization and it you can define in English in this way. Political globalization is the growth of worldwide political system both in size and capacity. जैसे कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन जो है वो कई एक मीन्स आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस बनाया है, या राजनीतिक वैश्वीकरण तब कहेंगे जब एक ऐसा संस्थान बने, एक ऐसा नियम बने, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि पूरे देश के लिए वो लागू हो, या वैश्वीकरण में जबकि देश एक देश दूसरे देश से व्यापार करे, इंफॉर्मेशन शेयर हो, तो एक बीच में कोई तो हो, कोई तो ऐसा नियम बने, कोई तो ऐसा कानून बने, कोई तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि सबको हैंडल करे, तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। और तब पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। सो उसी में लिखा गया, यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन देयर इज बिटवीन कंट्रीज। मतलब एक ऑपरेशन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होगा उसको जो है ऑपरेट करने में जो मदद करे, या जो नियम है, तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। अब तीसरा आता है आपका कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, क्यों, कैसे आया ग्लोबलाइजेशन, या पॉसिबल कैसे हो पाया, क्या क्या कारण है ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल होने के। तो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड हुआ। कम्युनिकेशन मतलब कि संचार, बात विचार जो हम एक दूसरे से कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण रहा ग्लोबलाइजेशन को लाने का, या ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल होने में जो सबसे बड़ा कारण रहा, मुख्य कारण रहा, वो सबसे बड़ा कारण रहा इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ। जैसे यहाँ लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, ईमेल एंड मोबाइल फोन्स हैव बीन वाइटल टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज दे हेल्प इमेंसली टू ऑपरेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए जो मेल है, मोबाइल फ़ोन से, ये सबसे बड़ा रोल अदा किया ग्लोबलाइजेशन को लागू होने में, या ग्लोबलाइजेशन को आने में। मेल्स आया,
अब एक कंट्री से, अमेरिका से इंडिया में अगर कोई एम्प्लॉय से बात करना चाहती है तो वो फ़ोन के थ्रू या मेल के थ्रू, इन सब चीज़ के आने की वजह से दीज आर द कम्युनिकेशन या दीज आर द कम्युनिकेटिंग प्लेटफॉर्म वेयर द टू पर्सन और द टू कंट्रीज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो ये जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो इम्प्रूव कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ। कैसे हुआ? डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आए, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि मोबाइल फ़ोन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, ईमेल आ गया। तो ये सब के आने से सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था कि हम बात कैसे करें, जब तक बात नहीं होता तब तक ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा। दूसरा है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का ही इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन। अब बात हो गई सामान भेजने के लिए जो है तकनीकी सुविधा नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वैश्वीकरण पॉसिबल नहीं है। वैश्वीकरण करने के लिए एक स्थान से दूसरे देश में सामान भेजना है तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन हुआ, बात विचार हुई, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सामान आदान प्रदान होने लगा। रेफ्रिजरेटर आ गया, अब 1.5 महीना लग रहा है सामान जाने में, सामान ख़राब हो जाएगा, कई सारे सामान की एक्सपायरी डेट है, तो रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ी आ गई, कंटेनर में होकर के सामान जाने लगा। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ। उसके बाद देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा ऐसा नियम भी आया जो कि एनेबल किया कि ठीक है दूसरे कंट्री आए और हमारे पास व्यापार करे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि ऐसा एक नियम, रेवेन्यू सिस्टम बनाया गया या ऐसे टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया कि ठीक है चलिए आप आइए हमारे देश में व्यापार कीजिए। ये भी सबसे बड़ा कारण रहा जो कि ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। ग्लोबल बैंक रहा, कई सारे ऐसे मतलब ग्लोबली एक बैंक है जो कि देखता है कि किसको कितना कैपिटल चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउ वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू फ्लो फ्रीली एंड इंस्टेंटली थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड आप अगर कोई आप धंधा करना चाहते हैं तो उसमें जो आपको फाइनेंशियली मदद की जरूरत हो वो मिलेगा। काउजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ एमएनसी। एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो उनका ग्रोथ जो हुआ ये भी कारण रहा कि ठीक है ग्लोबलाइजेशन हो पाया। द रैपिड ग्रोथ ऑफ बिग एमएनसी सच एज माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड्स एंड नाइक इज अ काउज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन, काउजेज ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मदद किया वो तो देख लिए। अब द इफेक्ट, ग्लोबलाइजेशन जब आई तो उसका प्रभाव क्या पड़ा वो हम देखने जा रहे हैं। फूड सप्लायर इज नो लॉन्गर टू द टाइड टू द सीजनल। मतलब आप समझ सकते हैं, पहले तो आप कॉजेज एकदम याद कर लें 5 पॉइंट की, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, ग्लोबल बैंकिंग जिसमें कि बहुत सारे ऐसे बैंक है जो लोन देते हैं। लिबराइजेशन, नियम में ऐसा लिबरल आया कि चलो ठीक है आप आकर के हमारा ट्रेड कर सकते हैं। पहले लाइसेंसिंग में बहुत दिक्कत था, लाइसेंस लेने में दिक्कत होती थी कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो लिबरल किया, लिबराइजेशन आया। और मल्टीनेशनल प्रोडक्शन, इसका हिंदी होता है बहुराष्ट्रीय उत्पादन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रोडक्ट्स का जो है उत्पाद होना शुरू हो गया, दैट इज़ नोन एज मल्टीनेशनल प्रोडक्शन। तो दीज आर द काउज। अब आते हैं इफेक्ट, क्या इफेक्ट आया। तो इफेक्ट है जो है क्या क्या इफेक्ट आया ग्लोबलाइजेशन आने से। पहले तो देखिए फूड सप्लाई, चेंज फूड सप्लाई, मतलब फूड सप्लाई जो है उसका पूरा सिस्टम ही बदल गया। पहले क्या था, सीजनल फल खाते थे, अब तो बिन मौसम बरसात वाली सी बात है। 365 दिन आप संतरे खाइए, 365 दिन आप केले खाइए। तो ये जो है इसको बोलते हैं बिन मौसम बरसात। बिन मौसम जो है बरसात एक तरह से एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चेंज फूड सप्लाई, फूड सप्लाई में बदलाव आया। सीजनली फूड की जगह अब आप 365 दिन फूड खाइए, कहीं का सामान है कहीं भी कभी भी आ सकता है। डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है, तो मतलब कि अब डिवीज़न ऑफ लेबर से ये समझ सकते हैं कि अलग अलग कंट्री में जो चीप लेबर थे हम उनका इस्तेमाल करने लग गए। उसमें जैसे कि इंडिया में बहुत चीप लेबर मिल जाते हैं, तो बहुत सारी कंपनी जो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग आने लग गई कि चलो ठीक है हमको कम में मिल जाएगा, तो वो आने लगी। तो इसका प्रभाव यही पड़ा कि डिवीज़न ऑफ लेबर सर्चिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज एमएनसी सर्च फॉर द चीपेस्ट लोकेशन टू मैन्युफैक्चर एंड असेंबल कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन प्रोसेस में बी मूव फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग कंट्री वेयर कॉस्ट आर लोअर। हम लोग इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो वहाँ का कॉस्ट जो है वो लेबर का कम है। देखिए थर्ड इफेक्ट क्या है उसका, कि लेस जॉब सिक्योरिटी। फोर्थ क्या है, डैमेज टू द इन्वायरमेंट। अभी तक तो आपने पॉजिटिव देखा कि चलो ठीक है सीजनली फूड मतलब सब फूड सप्लाई का चेन जो है, फूड सप्लाई का जो है चेन वो बदल गया।
और आपको जॉब मिलने लग गए, ज़्यादा कम कॉस्ट पे लेबर मिलने लग गए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? डैमेज टू द इन्वायरमेंट को भी क्षति पहुंचाने लगे। मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि कल्चर इम्पैक्ट पड़ा। हम जैसे देखा लिखा वेबसाइट सच एज यूट्यूब कनेक्ट पीपल अक्रॉस द प्लानट। कल्चर इम्पैक्ट भी पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इसको कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। कई सारे आप जैसे कि हम लोग हैं कि बाहर का जो फास्ट फूड है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया, तो दिस आर द डिसएडवांटेज। कल्चर इम्पैक्ट पड़ा, दूसरे का कल्चर को हम अडेप्ट करने लगे। तो वेबसाइट सच एज यूट्यूब कनेक्ट्स, जो कि मतलब ये पॉसिबल हो पाया, जो कल्चर में अडेप्ट किए कई सारे वेबसाइट के माध्यम से, कई सारे यूट्यूब के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया। छठा जो इम्पैक्ट पड़ा, सबसे बड़ा ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, वो पड़ा कि इंक्रीज इन एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट। कई सारा ग्लोबलाइजेशन के विरोध में, वैश्वीकरण के विरोध में प्रोटेस्ट होने लगे, मतलब कि दंगा होने लगा, नारे होने लगे। ऐसा क्यों नहीं लगा? कि कोई लोग अवेयर हो गए कि चलो ठीक है, मल्टीनेशनल बहुत अच्छा है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या क्या डिसएडवांटेज है, लोग अवेयर हो गए। उसके कारण क्या है कि वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो जान गए कि सोवल अब जैसे वैश्वीकरण हुआ, दूसरी कंपनी आई, तो एक तो कंपटीशन भी मार्केट में बढ़ गया। जो लोकल कंपनी थी, वोकल फॉर लोकल मोदी जी को नारा लाना पड़ गया, क्योंकि लोग दूसरे देश का जो प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा रिलायबल होने लगे, लोग उसको ज़्यादा परचेज करने लगे। तो लोग ये भी अवेयर हो गया कि कंपनी जो आई वो पॉल्यूशन फैला रही है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आया इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स के, ठीक है। तो इसके अच्छाई क्या क्या है कि वेल्थ इनरीच होने लग गए, जॉब आने लग गई, चीपर रेट पे प्रोडक्शन होने लग गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने लग गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलने लग गए, अवेलेबिलिटी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी, हर जगह पे गुड्स हो गए, अच्छे कम दाम में मिलने लग गए, टेक्नोलॉजी आ गई, जॉब्स आ गई। अब इसके डिसएडवांटेज मतलब कॉन्स क्या क्या मिले? तो कौन से इसके मिले? कल्चर इम्पैक्ट, हमारा जो संस्कृति है वो इम्पैक्ट होने लग गया। हम दूसरे तरह के ड्रेस पहनने लगे, दूसरे कल्चर्स के ड्रेस पहनने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया लोकल मार्केट्स में। तो दीज आर द कॉन्स। अब डिसीजन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, ये अपने मन से भी आप बना के लिख सकते हैं कि क्या क्या डिसीजन जो है वो ग्लोबल पे, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, डिसीजन टू गो ग्लोबल, तो आपको क्या क्या दिक्कत आई है, क्या क्या काम करनी है, कैसे कैसे आपको करना है, ये क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपको इसमें है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, करेंसी एक्सचेंज, पैसे का आदान प्रदान जो होगा आपका, चेंज करेंगे आप, इंडियन रुपीज़ कमा रहे हो, अगर आप यूएसए कंपनी हो आप उसमें डॉलर में चेंज करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है आपको आएंगी। मार्केटिंग इशू आएगा, अब लोगों को यहाँ पे कैसा प्रचार पसंद है, वहाँ पे अलग तरह का प्रचार पसंद है, तो इस तरह के हिसाब से आपको दिक्कत आएंगी, ये आप पढ़ लेना। रीज़न फॉर रिसेंट ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ कैसे हुआ, मतलब क्या क्या कारण है कि इंटरनेशनल बिजनेस का ग्रोथ हुआ। तो इंटरनेशनल बिजनेस है क्या, पहले वो जान लीजिए। ग्लोबलाइजेशन तो आप जान गए कि इट रेफर्स की कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री से बाइंड अप है या इंटीग्रेटेड है, अब वो बताती है। अब वो इंटरनेशनल बिजनेस देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि एनी सिचुएशन वेयर द प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस कंट्री बॉर्डर्स। अगर हम कोई व्यापार या प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन बियॉन्ड द कंट्री बॉर्डर करते हैं, दैट इज नोन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो अब है कि रीजन फॉर रिसेंट ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस, क्या क्या कारण है कि हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल बिजनेस बूम कर गया, ग्रो कर गया। तो इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करने के कई एक कारण है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू रिड्यूस, मतलब देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स, कई सारे ऐसे नियम कानून बन गया, एग्रीमेंट बन गया जो कि ट्रेड्स को, मतलब जो ट्रेड्स में ट्रैफिक आते हैं, मतलब जो जो बाधाएं आती हैं, जो परेशानी आती है, उसको एलिमिनेट कर दिए। अदर्स एलिमिनेट ट्रैफिक एंड अदर बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, जो बैरियर्स आ रहे इंटरनेशनल ट्रेड में वो उसको हटा दिया इन लोगों ने, नियम कानून के थ्रू एग्रीमेंट करके। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इंटरनेशनल बिजनेस हो पाया। पहले इंडिया में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, फिर जब आया एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, तो तब जा कर के
इंडिया में पॉसिबल हो पाएगी, बाहरी जो कंपनी है वो आकर के यहाँ ट्रेड कर पाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भी ध्यान दिया खूब कि बहुत कम दाम पे लोन देने लग गया। देखिए, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट लेंड मनी टू कंट्रीज एंड कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब लोन प्रोवाइड करने लगे। जैसे हमारे इंडिया में अगर बात करें, ये तो खैर विश्व स्तरीय बात हो रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रहा है। अगर हम लोग अभी भी देखें तो हमारे इंडिया में कई सारा ऐसा स्टार्टअप इंडिया करके आया है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट लोन दे रही थी। वैसे ही IMF भी ध्यान देने लगा कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, कम दर पे लोन देने लग गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी ध्यान दिया। इकोनॉमिक कम्युनिटीज़, बहुत सारे ऐसा कम्युनिटीज़ बन गए, बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गए जो नेशनल ट्रेड को देखने लग गया, अदर कंट्रीज़ के रूल रेगुलेशन को मतलब एक जगह पे ला करके केंद्रित करके और उसको मीन्स रूल एंड रेगुलेशन को कैसे फॉलो हो, कैसे बने, क्या क्या दिक्कत आएगी, उन सब को सॉल्व करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया, कॉमन इंस्टीट्यूशन बनाया गया। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये देखते हैं कि कैसे एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है, क्या नियम होने चाहिए। यूरोपियन कम्युनिटीज़, नॉर्थ अमेरिकन, तो ये सब आप पढ़ लेना। मेन आपको देखना है कि कारण क्या क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो हुआ। तो एक तो एग्रीमेंट आया, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैंक है जो कि ध्यान देने लग गया, कम दर पे लोन देने लग गया, तो लोगों को आसानी होगा इंटरनेशनल बिजनेस करना। पर ऐसे तो बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, कंट्रीज़ को आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे होने लग गया। वर्ल्ड बैंक भी ध्यान देने लग गया, इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ बन गई। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज है फास्टर ग्रोथ, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग गया और कंपनी का ग्रोथ होने लग गया। एसेस टू द चीपर इनपुट्स, ठीक है। तो ये चीपर लेबर बहुत चीप दाम पे मिलने लग गए। न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी मिल गया, नया मार्केट कंपनी को मिल गया और चीपर इनपुट्स मिल गए, मशीनरी सस्ता मिलने लग गया। जैसे कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होने लग गया तो चाइना से बहुत सस्ती मशीन बन करके इंडिया में आने लग गए। उसका इंक्रीज क्वालिटी इंक्रीज हो गया। फास्टर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लग गया। इसके अब एडवांटेज है तो 100% डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? इंक्रीज कॉस्ट, ठीक है। अब एक देश से दूसरे देश में जब सामान आएगा तो 100% कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि उसको टैक्स भी देना है भारत सरकार को, या मतलब अगर इंडिया में आए तो भारत सरकार को टैक्स देगा, दूसरी जगह जाएंगे तो उस स्टेट उस कंट्री के गवर्नमेंट को उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है कई बार इंक्रीज कॉस्ट, प्रोडक्ट के कॉस्ट को भी बढ़ाया। डिले इन पेमेंट, अब इंटरनेशनल कंपनी यहाँ आई तो जब उनको पैसा मिलेगा तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे वो इंडियन रुपीज़ में या अपने यहाँ के, तो USA में डॉलर में, तो टाइम तो लगेगा। डिले इन पेमेंट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने के कारण भी दिक्कत, डिसएडवांटेज हुई। और रूल एंड रेगुलेशन चेंजेस, रूल एंड मतलब कि नियम कानून बदल गए इस वजह से। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल क्या क्या है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि हम आपको बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है, विश्व स्तरीय वैश्वीकरण का एग्जाम्पल कैसे हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण हुआ, या क्या क्या उसका एग्जाम्पल है। तो आपको हम टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बता रहे हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ गई, इसको हम कह सकते हैं। आज हम सोशल मीडिया के थ्रू इस कंट्री से बैठ करके वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म लाइक गूगल्स, फेसबुक एंड ट्विटर्स, तो ये सब जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होने लगे डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो गया। टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने के कारण क्या हुआ कि बिजनेस क्या बोलते हैं, इनोवेशन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एडवांस ICT सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो हम एक जगह से बैठ करके हमें दूसरे जगह के ऑडियंस से हम बात कर सकते हैं। एक्सपैंडिंग देयर कस्टमर बेस एंड मार्केट प्रेजेंस, हम दूसरी जगह से बैठ करके हमें बता सकते हैं कि हम आपके मार्केट में भी अवेलेबल हैं। अमेजॉन है तो कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के आने से ये सब इनोवेशन हुआ। साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हो गई। इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेसिबिलिटी होने लग गया। जब इंटरनेशनल बिजनेस आई तो बहुत ईजी हो गया इस देश से दूसरे देश में आना जाना, ट्रेड करना। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। अब आता है इमरजेंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बना, ठीक है। तो पहले तो जानिए कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है क्या। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेड ओपनिंग। तो ये ग्लोबल वैश्विक, इसको बोलते हैं वैश्विक संस्थान। तो
ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन सबको कहेंगे जो कि ग्लोबली काम करता हो, ग्लोबली रूल एंड रेगुलेशन को फॉर्म करता हो, तो दीज आर द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है क्या, तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेड ओपनिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक ऐसा मतलब प्लेस है जहाँ कर कि लोग अपने नेगोशिएट करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। इट इज़ एन प्लेस फॉर द सेटल ट्रेड डिस्प्यूट। अगर इंटरनेशनली एक देश से दूसरे देश में जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको कौन सॉल्व करता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन करती है। तो इट ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल्स। ये रूल भी ऐसा बनाता है इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। तो ये हो गया आपका। अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है वो देख लेना आप, उधर के देखने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 भी याद कर लोगे तो बहुत है। यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया जो लोन देता है, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे कोरोना आई थी तो देख रहा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देख रहा था कि भाई क्यों आई, कैसे आई, तो किसकी वजह से आई। तो ये क्या है कि मतलब कि इंटरनेशनली वो देखता है इंस्टीट्यूशन। अब ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखिए, तो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, द टर्म इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब कि ये जो है एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर, जो भी एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर है जो एक बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है, समझ रहे हैं, उसको देखने के लिए कौन सा फैक्टर इंटरनेशनली जो कि इफेक्ट कर रहा है बाइंग बिहेवियर को, तो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बनाया गया। द ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट refers to the overall economic condition and a factor that influence the world economic as whole। अब इसके आते हैं अगले पे की एस्पेक्ट्स। इसकी मतलब हिंदी में कह सकते हैं कि प्रमुख पहलू क्या क्या हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनाने के। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्यों बनाया गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया गया, ठीक है, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए बनाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बनाया गया। आपको फिस्कल पॉलिसी जो कि जैसे कि रेवेन्यू टैक्स क्या हो गया या रेवेन्यू क्या होगा, तो ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का गठन हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रेट बढ़ाने के लिए। अब आपको आता है कि डिफरेंस इन कल्चर, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। देखिए बेसिकली आपको मैं बताऊंगा कि कल्चर, वैल्यू एंड नॉर्म्स आर इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट दैट शेप द वे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरेक्ट एंड परसीव विथ वर्ल्ड। सिंपल से जानिए कि कल्चर, वैल्यू एंड नॉर्म्स ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, जो कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी कैसे इंटरेक्ट कर रही है देश दुनिया से, और क्या वो उम्मीद आपसे रखती है कि आप क्या मतलब ऐसा उम्मीद आपसे रखती है कि आप कैसे उनके साथ बिहेव करोगे। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब आपको मैं अंतर बता देता हूँ कि कल्चर किसको कहेंगे, वैल्यूज़ किसको कहेंगे, नॉर्म्स किसको। देखिए कल्चर in English you can explain in through this statement or through this way कि the way of life for an entire society, the way of life for an entire society, कैसे इंटायर सोसाइटी अपना जीवन यापन करती है उसको बोलेंगे कल्चर। अब कैसे करती है उनमें से क्या क्या हम काउंट करेंगे, ड्रेस, ठीक है, रिलीजियंस, रिचुअल्स। अब हिंदू कल्चर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब हिंदू कल्चर लीजिएगा आप, तो हिंदू कल्चर में क्या है, जय श्री राम आप बोलिएगा, आपके त्यौहार अलग है। मुस्लिम कल्चर में लीजिएगा, हिंदू कल्चर क्या है, जब आप मिलिएगा जय श्री राम, राम राम। मुस्लिम कल्चर क्या है, सलाम वालेकुम। तो ये कल्चर हो गया, ठीक है, कि कैसे एक सोसाइटी, द वे ऑफ लाइफ फॉर एन इंटायर सोसाइटी, अपने लाइफ को कैसे एक सोसाइटी जो है, सोसाइटी में समाज, एक समाज कैसे अपने जीवन यापन करता है, उसमें से तो कैसे उसमें क्या क्या काउंट होगा, कैसे मतलब भाषा उसकी क्या है, उसकी रहन सहन क्या है, लैंग्वेज क्या है, ड्रेस कोड क्या है, रिलीजियंस क्या है, धर्म क्या है, रिचुअल्स क्या है, क्या क्या परंपराएं हैं। हमारा परंपरा अलग है, मुस्लिम का परंपरा अलग है, क्रिश्चियन का परंपरा अलग है। तो ये चीज़ों को कल्चर पे डिपेंड करता है कि कैसे एक सोसाइटी अपना जीवन यापन करता है। वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ आर बिलीव दैट वी हैव अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट
फॉर अस एंड सोसाइटी एज होल। देखिए वैल्यूज पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, समझ गए। सिंपल से आप जानिए कि वैल्यूज एक बिलीफ है, एक सिस्टम, एक मतलब कि कह सकते हैं विश्वास है, एक सोचने का एक तरीका है, एक धारणा है कि हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। वैल्यू मतलब बिलीफ सिस्टम क्या है हमारा, हम कैसे सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर के, हमारे लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। दैट इज़ नोन एज बिलीफ। इट इज़ अ बिलीफ दैट what is right and what is wrong about something, कुछ कैसा होना चाहिए या कुछ सही है नहीं है, क्या सही है क्या। अब पीने वाले में भी कई सारे वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा मानना है कि सोवल पियो, तरीके से पियो, किसी का मानना है कि पीना ही गलत है, किसी का मानना है कि पियो, एक ही दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, खुल के जियो। तो ये वैल्यू सिस्टम पर्सन टू पर्सन डिफरेंट। कल्चर समझ गए कि कैसे एक सोसाइटी, जब सोसाइटी की बात करें, वैल्यूज इंडिविजुअल की बात करें कि हम कैसे सोचते हैं, बिलीफ सिस्टम क्या है हमारा। नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स आर शेयर्ड रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन गाइडिंग बिहेवियर इन अ सोसाइटी और ग्रुप। नॉर्म्स जो है ये एक तरह से कह सकते हैं रूल्स, नॉर्म्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद है जो कि आपके बिहेवियर को, एक सोसाइटी में बिहेवियर को गाइड करता है, मतलब एक सोसाइटी में क्या बिहेवियर होगी उसको गाइड करता है। एक ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया गया है सोसाइटी में जो कि गाइड करेगा कि कैसे आप रिएक्ट करेंगे, कैसे आप सोसाइटी में अपना बर्ताव रखेंगे। इट मेंटेन्स सोशल ऑर्डर एंड शेपिंग इंट्रैक्शंस। ये मेंटेन करेगा सोशल ऑर्डर, मतलब जो एक समाज में, आप जैसे हिंदू में भी कई सारे ग्रंथ हैं, कई सारे ऐसे नियम कानून हैं, रूल्स हैं जो कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन उसको पास किया जाता है कि नहीं हमें ऐसे ही ट्रीट करना है। तो ये नॉर्म्स है, ठीक है। ये क्यों है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, शेपिंग मतलब कि इंट्रैक्शन को जो मतलब ऐसा कोई बिहेवियर ना हो सोसाइटी में जो कि उसको एक्सेप्ट ना किया जा सके। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए जो है नॉर्म्स बेसिकली कि रूल एंड रेगुलेशन है, एक सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, एक उम्मीद बनाया जाता है कि आपको ऐसे रिएक्ट करने हैं। वैल्यूज़ इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, क्या सही है क्या गलत। कल्चर एक पूरा समाज कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है आपके कल्चर, आपके लैंग्वेज पे, आपके रिलीजन्स पे। सो दैट इज़ द overview of unit 1 for international business. Okay, thank you.